हाँ जी बेटे, तो अब तक जो रिवीजन हम कर रहे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम की, उसमें 2 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। फार्मूला फाइल भी 2 यूनिट का कंप्लीट हो गया है, और जो एक पेपर की हेल्प से हम रिवाइज कर रहे हैं वो भी 2 यूनिट तक कंप्लीट हो गया है। आज हम 3rd यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास फार्मूलाज हैं ये यहाँ पर ओपन हैं, अभी इनके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फार्मूलाज डिस्कस करेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बातचीत करेंगे। देखिए बेटे, सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है लॉरेंट्ज़ फोर्स का। आप बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब बातें ऑलरेडी पता हैं। आप बच्चों को इस यूनिट में हमने मेनली ये बात पढ़ी है कि अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल मूव करता है या एक चार्ज्ड पार्टिकल मोशन में है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मान लीजिए कि हमने एक प्रोटॉन को मूव करवाया, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि प्रोटॉन के चलने से प्रोटॉन की डायरेक्शन में करंट भी होगा, करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, क्या लगा दें बेटे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, इसका मतलब मूविंग प्रोटॉन के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। एम आई राइट? सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि व्हेन ए चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इट विल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स। इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। और अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल के सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला होता है बेटे Q इंटू ई। क्या फार्मूला होता है? Q इंटू ई। ये हम इसे FE के नाम से बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो FB ये होता है बेटे Q इंटू B क्रॉस B, यानी QVB साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दें, अगर हम इन दोनों को क्या कर दें? कंबाइंड कर दें, तो ये होता है बेटे लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स से हमारा क्या मतलब है? अगर एक मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल को एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों फील्ड लगा दिए जाएं तो दोनों टाइप का फोर्स लगेगा उस पर। इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। इन दोनों का जो वेक्टर सम है उसे हम लॉरेंट्ज़ फोर्स बोलते हैं बेटे। उसे हम क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो ये हमारे पास लॉरेंट्ज़ फोर्स का फार्मूला हो गया। इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पर भी वेक्टर है ना, इन दोनों को ऐड कर दिया तो इसमें से और इसमें से Q कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? E प्लस V क्रॉस B। इन्होंने V क्रॉस B पहले लिख दिया, बाद में ही एक ही बात। एनी डाउट एनीबॉडी? इसे बोलते हैं बेटे लॉरेंट्ज़ फोर्स। और इस अकेले पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज़ फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉरेंट्ज़ फोर्स, और इसे बोलते हैं बेटे मैग्नेटिक लॉरेंट्ज़ फोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? अब हम थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं, QV क्रॉस B, यानी अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से थीटा एंगल बना के मूव कर रहा है, थीटा एंगल बना के मतलब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो उसके ऊपर तीन टाइप से हम फोर्सेस की बात कर सकते हैं बेटे। जैसे मान लीजिए कि चार्ज्ड पार्टिकल इधर जा रहा है, ये वेलोसिटी हो गया इसका, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटे, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो पहला केस तो ये है बेटे कि अगर थीटा 0 डिग्री हो, अगर थीटा यानी चार्ज पार्टिकल इधर ही जा रहा है जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ ऐसे, एक को V वेक्टर दिखा देंगे, एक को B वेक्टर। तो QVB साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 तो फोर्स 0। अगर फोर्स 0 होगा तो चार्ज पार्टिकल विल फॉलो ए स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इस कंडीशन में पाथ कैसा होगा बेटे? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। दूसरी कंडीशन हमने यहाँ ये डिस्कस करी थी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री होगा, आप बच्चों को याद हो मैंने फोर्स की डायरेक्शन आप बच्चों को बताई थी, है ना? फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है बेटे? मान लेते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड्स है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? परपेंडिकुलर इनवर्ड्स है। और इसमें अगर हमारे पास सपोज करते हैं चार्ज्ड पार्टिकल इधर जा रहा है V वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी हो गया अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स इधर लगेगा ना बेटे। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा तो चार्ज पार्टिकल ऐसे हाफ सर्कल पे घूम गया। जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है,
और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियां घुमाएंगे तो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, फिर चार्ज पार्टिकल इधर घूम जाएगा। तो हर जगह पर जब आप देखेंगे तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा बेटे। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे पाथ में घूमेगा बेटे? सर्कुलर पाथ में। तो पाथ होगा बेटे सर्कुलर। जब 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो सर्कुलर पाथ, और जब थीटा 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। क्यों? जैसे ये वाला, ये थीटा 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर होगा बेटे जिसे हम बोलेंगे v cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा जिसे हम बोलेंगे v sin थीटा। v cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड एक ही तरफ है, तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट ये कोशिश करेगा कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले, और v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो v sin थीटा कोशिश करेगा कि सर्कल में चले। तो ये सर्कल और स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन यानी हेलिकल पाथ में आगे जाए। कैसे पाथ में आगे जाएगा बेटे? हेलिकल पाथ। तो तीसरे कंडीशन में हमारे पास जो पाथ होगा वो कैसा होगा? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? श्योर? ठीक है जी। आगे हमने ये भी पढ़ा था कि अगर अभी हमने बात करी कि एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उस पर क्या लगता है बेटे? मैग्नेटिक फोर्स लगता है। यशवीर बताओ कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पर? कितना लगेगा? क्यू वी साइन थीटा और प्लस क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। बोलो समझ आया कि नहीं आया? चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। आप बच्चों का काम सिर्फ सुनना नहीं है कि मैं इधर बोल रहा हूँ और आप बच्चे बस सुने जा रहे हैं। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, वो आप बता ही नहीं पा रहे हो। आज की क्लास में आने के बाद हमने एक लाइन पढ़ी है अब तक, सिर्फ एक लाइन, उसका भी अगर आपके पास आंसर नहीं है तो फिर हम रिवीजन क्या कर रहे हैं? बैठ जाओ, अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखो सारे बच्चे। दूसरी बात ये बेटे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल चलने से मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो अगर करंट चल रहा है तो करंट चलने का मतलब ही तो चार्ज पार्टिकल का मोशन हुआ। और अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर भी क्या लगेगा बेटे? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। उसके ऊपर भी क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई कंडक्टर है और इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर हुआ बेटे? और मैग्नेटिक फील्ड इधर है और थीटा है दोनों के बीच में, कोई भी एंगल ले लिया हमने, थीटा एंगल ले लिया, क्लियर? जब हम करंट को लेंथ एलिमेंट, मान लीजिए ये लेंथ L ले लेते हैं, तो करंट को जब हम L से मल्टीप्लाई करते हैं इसे बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? और करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन करंट वाली ही डायरेक्शन होती है जो डायरेक्शन करंट की। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F, वो कितना लगेगा बेटे? IL क्रॉस प्रोडक्ट विद V। तो ILV साइन थीटा ये फोर्स लगता है अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को थीटा एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए। बोलो बेटे, कोई दिक्कत है? तो F = ILB साइन थीटा। अब कई बार ना बच्चे इन दो फार्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला फार्मूला लगाएं। एक फार्मूला है F = QVB साइन थीटा, एक है F = ILB साइन थीटा। बड़ी सिंपल बात है बेटे। अगर चार्ज्ड पार्टिकल चल रहा है, चार्ज्ड पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है, जैसे मान लो आपको प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल कुछ भी दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, थीटा दे दिया, तो फार्मूला ये लगेगा। अगर आपको करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखा है तो फार्मूला ये लगेगा। सिंपल बात है, यस और नो? तो इसमें कंफ्यूजन का कोई मामला नहीं है। अगर तो कंडक्टर है हमारे पास तो फार्मूला ILB साइन थीटा, अगर चार्ज पार्टिकल है तो फार्मूला QVB साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी, तो ये हो गया। अब इसमें भी वही सारे केस हैं। अगर मान लीजिए थीटा 0 है तो फोर्स लगेगा ही नहीं। कहने का मतलब ये कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक ही डायरेक्शन में हो, मान लो इधर ही तो करंट जा रहा है और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स लगेगा ही नहीं। फोर्स 0 डिग्री, सॉरी एंगल 0 डिग्री, फोर्स 0। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी फोर्स की। और बीच का कोई एंगल है तो दैट विल डिपेंड अपॉन द एंगल। क्लियर हो जी? कोई डाउट है तो पूछिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये फार्मूला, ये सर्कल वाला जो हमने सेकंड केस किया है ना बेटे, चार्ज्ड पार्टिकल के सर्कल वाला, वहाँ से ये फार्मूले हमारे पास आते हैं। कैसे? हमने यहाँ पर बोला कि सर्कुलर पाथ में चलेगा एक चार्ज्ड पार्टिकल। अगर चार्ज्ड पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलेगा तो देखो बेटे,
अगर कोई पार्टिकल सर्कल में चलता है तो उसको सर्कल में चलाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अभी हमने बात करी कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। हमने यहाँ पर मान रखा है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ट्स और वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। क्लियर? ठीक है जी। तो फोर्स इधर लगा अंदर की तरफ, कितना फोर्स लगा बेटे? QVB sin 90 डिग्री 1 हो गया, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, थीटा 90 sin 90 1 हो गया। तो अब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? अब यही वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा ना। तो mv²/r किसके बराबर हो गया बेटे? QVB के। यहाँ से एक v से एक v कैंसिल। तो अगर तो वेलोसिटी का फार्मूला चाहिए तो ये आ गया बेटे QVR/m। ये आ गया कि चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी से चलेगा? इतनी वेलोसिटी से चलेगा, QVR/m। कोई दिक्कत? यहाँ पर ध्यान देना बेटे, नंबर एक बात यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इससे ये रिजल्ट सामने आता है कि अगर चार्ज पार्टिकल तेज चल रहा है, सपोज करते हैं दो प्रोटॉन लिए हमने, एक की स्पीड दूसरे से ज़्यादा है, ठीक है जी, तो एक स्लो चल रहा है एक फास्ट चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक जितना ही है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो दोनों ही थीटा 90 डिग्री बना रहे हैं, तो दोनों ही सर्कल में चलेंगे। दोनों ही अगर सर्कल में चलेंगे तो दोनों का रेडियस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए कि अलग? ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वेलोसिटी कितनी है। अब क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है तो दोनों का रेडियस भी अलग अलग होगा। इसका मतलब एक चार्ज पार्टिकल बड़े रेडियस के सर्कल में चलेगा, दूसरा छोटे रेडियस के सर्कल में चलेगा। रेडियस बड़ा किसका होगा? जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जिसकी वेलोसिटी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगर मान लीजिए दो प्रोटॉन किसी का, अगर हम एक प्रोटॉन ले लें और एक इलेक्ट्रॉन ले लें और चल रहे हैं अलग अलग स्पीड से, तब क्या होगा? हाँ जी, एक प्रोटॉन ले लें और एक इलेक्ट्रॉन ले लें और दोनों अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, तब क्या दोनों सर्कल में चलेंगे? पहली बात ये बताओ, हैं? हाँ या ना? हाँ वाले बच्चे हाथ ऊपर करो जो कह रहे हैं यस सर्कल में चलेगा। ठीक है, ना वाले? ठीक है। अच्छा बताओ बेटे, क्या इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है या नहीं? क्या प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है? अगर प्रोटॉन सर्कल में चलेगा तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चलेगा? पहले तो वो नो जो कर रहे हैं वो बता दो मुझे, ऐसा क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन सर्कल में नहीं चलेगा? ये इंसानों की दुनिया नहीं है जहाँ पर लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, अलग अलग भी, लड़का है तो अलग बिहेव करो, लड़की है तो अलग बिहेव करो। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ बिहेव अलग नहीं होता है, सिर्फ फोर्स अलग डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि उनकी पोलैरिटी से डिफरेंट होती है, अपोजिट होती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन पर फोर्स लगेगा उसके उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, तो सर्कल उल्टी डायरेक्शन में बनाएगा, बस सिंपल बात है। ठीक है। और अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो दोनों का रेडियस भी सेम होगा। अगर दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है तो रेडियस अलग अलग होगा। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका रेडियस ज़्यादा होगा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r से, यस और नो? ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा तो रेडियस भी ज़्यादा, लेकिन इट विल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज पार्टिकल का मास ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, मास कम तो वेलोसिटी ज़्यादा। अब बात ध्यान देना बेटे, अब इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास से लगभग 1836 गुना कम है, अप्रोक्सीमेटली 1836 टाइम्स कम है, यानी प्रोटॉन हैवी है। अगर मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? तो वो ऑलरेडी ज़्यादा स्पीड से चलेगा, ऑलरेडी ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो उसका रेडियस क्या होगा? ज़्यादा होगा। सिंपल बात है, हाँ या ना बोलो। तो कुछ रिजल्ट अपने आप भी निकाला करो। क्लियर? ठीक है जी, एक रिजल्ट यहाँ से आ गया। दूसरी बात ये है कि अगर हमें रेडियस का फार्मूला चाहिए तो यहीं से रेडियस का फार्मूला आ जाएगा। आर बराबर क्या आ जाएगा बेटे? मास इधर ले जाओ, मास वेलोसिटी से गुना हो गया mv, क्यू और v इसके नीचे आ जाएगा mv डिवाइडेड बाई qv, ये रेडियस का फार्मूला आ गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी। अब टाइम पीरियड का फार्मूला। टाइम पीरियड का मतलब है एक साइकिल पूरा करने में लिया गया टाइम, एक साइकिल पूरा करने में लिया गया टाइम। तो t इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय कितना डिस्टेंस चलेगा एक चक्कर पूरा करने में? 2 पाई r डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। तो t बराबर आ गया बेटे 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। v का फार्मूला पुट कर देते हैं qbr बाय m, डिवाइड वाला m ऊपर चला गया, r से r कैंसल, तो टाइम पीरियड आ गया बेटे 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया 2 पाई m डिवाइडेड बाय, और यहीं से फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा।
फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड होता है बेटे, टाइम पीरियड का उल्टा, तो फार्मूला आ जाएगा क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई, क्यू बी डिवाइडेड बाई। हाँ जी, बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है जी। तो ये कुछ फार्मूले हैं हमारे पास कि अगर चार्ज, हाँ जी बेटे, देखिए यहाँ से एक फार्मूला, ये क्या कह रहे हैं, दिस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टिकल स्पीड। जब आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल की स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, भले ही स्लो हो भले ही फास्ट हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी विल ओनली डिपेंड अपॉन चार्ज की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड एंड मास। तो इसका मतलब इट डिपेंड्स अपॉन मास। अगर मास ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, और मास कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटे। अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या है? ये हमें किसी एक करंट एलिमेंट की वजह से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था करंट एलिमेंट क्या होता है। करंट एलिमेंट क्या होता है बेटे? अगर हम करंट को, कोई कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है, करंट को अगर हम उसके एक लेंथ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, स्मॉल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो करंट एलिमेंट बन जाता है। करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन उधर ही होती है जिधर करंट की डायरेक्शन। क्लियर हुआ इतनी बात? और एक करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना और किधर होगा, इसके बारे में कौन जानकारी देता है हमें? बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ में ये कहता है बेटे, बायोट-सैवर्ट्स लॉ कहता है कि अगर करंट एलिमेंट, मान लीजिए ये हमने कंडक्टर ले लिया, यहाँ पर स्मॉल लेंथ dl ले लिया, ये पॉइंट हमने P लिया जिसका यहाँ से पोजीशन वेक्टर r है और ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? dB। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL यानी करंट एलिमेंट के, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये 3 पॉइंट हमें बताता है बायोट-सैवर्ट्स लॉ से, यस और नो? और फिर हम इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं तो फार्मूला क्या बन जाता है बेटे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। कोई दिक्कत? और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है बेटे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, हमारे पास ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है? IDL और r के बीच में एंगल है। तो हम इसे जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसी को हम इस प्रकार से लिख देते हैं बेटे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा, r से मल्टीप्लाई कर देते हैं और r से डिवाइड कर देते हैं। नीचे स्क्वायर का क्यूब हो गया, ऊपर r आ गया। अब IDL भी एक वेक्टर है हमारे पास, r भी एक वेक्टर है और थीटा इन्हीं दोनों के बीच का एंगल है। तो फिर हम इसे कैसे लिख देते हैं? IDL क्रॉस r लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं बेटे? तो ये कांस्टेंट तो एज इट इज आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया बेटे बायोट-सैवर्ट्स लॉ का। ये किसका फार्मूला आ गया? बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ध्यान दें, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन इस क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बेटे? क्रॉस प्रोडक्ट से। और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन मुझे उम्मीद है आप बच्चों को निकालनी आती होगी। पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ अगर हम राइट हैंड की उंगलियों को रोटेट करवाएं तो अंगूठा जो है वो तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। से यस और नो? ठीक है जी। तो ये हमारे पास बायोट-सैवर्ट्स लॉ है। फिर बायोट-सैवर्ट्स लॉ की हमारे पास एप्लीकेशंस भी हैं। भाई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना और एक सर्कुलर लूप के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, ये आप बच्चे डेरिवेशन इसकी करेंगे क्योंकि हमारी ये क्लास जो है दैट इज़ रिलेटेड टू फार्मूला ओनली। तो ये आप इनकी डेरिवेशन करेंगे। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से अब चेक कर लेते हैं इस बार के सिलेबस में कौन सा टॉपिक को ये हटाया गया है क्या यहाँ से। बायोट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन में सर्कुलर लूप वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में है इस बार, तो वो आप बच्चों ने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। ये फार्मूला आता है यहाँ से। ये कौन सा फार्मूला है? देखिए, जब हम, ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप ले लिया बेटे जिसमें कुछ करंट I पास कर रहा है और ये इसकी एक्सिस पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P ले लेते हैं और इस पॉइंट P के ऊपर हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम DL एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ भी DL एलिमेंट ले लेते हैं। इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर आ जाते हैं dB ईच। से यस और नो? इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आया। ये डिस्टेंस, अगर हम इस रेडियस को a ले लें तो ये डिस्टेंस √r² प्लस a² होता है। क्लियर हुआ बेटे? ठीक है। इन्होंने क्या कर रखा है? इन्होंने इस रेडियस को r ले रखा है, इस डिस्टेंस को x ले रखा है। चलिए एक ही बात है, तो यहाँ पर आ जाएगा r² प्लस x²। हमने यही क्यों लिया है? ताकि आप इस फार्मूले से कोरिलेट कर सकें। क्लियर हुआ? तो फिर हमने क्या करा था बेटे? यहाँ पर एंगल माने थे,
ठीक है जी, ये एंगल आपके पास थीटा था, तो ये dB cos थीटा और ये dB cos थीटा। इस प्रकार से जब हम कंपोनेंट करते हैं और फिर कंपोनेंट करके वेक्टर सम करके निकाल लेते हैं, ये हमारे पास बच जाता है। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये आता है बच्चे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ये फार्मूला याद होना चाहिए आप बच्चों को, ठीक है जी। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। वैसे तो हम ये सारे फार्मूले कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि आपको सारे फार्मूले याद हों। सारे फार्मूले याद होंगे तो हम न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। क्लियर? तो ये फार्मूला याद हो जाएगा बेटे। एक्स क्या है यहाँ पर मुझे बताओ जरा। हाँ जी, शॉर्टकट में मत बात करा करो। डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या मतलब, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, कौन कहाँ से लिया, ओरिजिन कहाँ पर है, पॉइंट कहाँ पर है, किस चीज़ का डिस्टेंस है। इस डायग्राम में 50 प्रकार की डिस्टेंस मान सकते हो आप लोग। हाँ बोलो। सर्कुलर लूप के सेंटर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस ऑन इट्स एक्सिस वो है एक्स। क्लियर? और आर क्या है, कैपिटल आर, रेडियस। किस चीज का रेडियस, सर्कुलर लूप का रेडियस। किसका रेडियस, सर्कुलर लूप का रेडियस। बोलो बेटे, आप पूरी बात किया करो, ये फिजिक्स है, याद ही अधूरी बातें इधर चलती नहीं है। किसका रेडियस है, सर्कुलर लूप का रेडियस। अब फिर इसमें एक स्पेशल केस आता है बेटे। स्पेशल केस ये आता है कि अगर हम ये पॉइंट को हम यहाँ पर ले आए, सेंटर पर ले आए, जैसे इस पॉइंट को सेंटर पर लाएंगे एक्स 0 हो जाएगा ना। हम इसको नजदीक ला रहे हैं, एक्स छोटा होता जा रहा है ना। जब आप x को यहाँ ले आओगे तो x क्या हो जाएगा, 0। जब इसमें आप x को 0 पुट कर दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर पावर 3/2, आर की पावर 3, ऊपर 2 पावर है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या फार्मूला बच जाएगा बेटे, म्यू नॉट आई बाई 2r। आगे हम एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तब आप फार्मूला ये आता है बेटे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। ये किसकी वजह से है, एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लें अगर हम, मान लो ये स्ट्रेट कंडक्टर है और यहाँ से r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो ये इसका फार्मूला है। बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ हम ये करते हैं। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2πr। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को फार्मूले दोनों याद है, ये भी, लेकिन बच्चे को ये नहीं समझ आता कि सर्कल वाले में पाई है कि बिना सर्कल वाले में पाई है, यानी स्ट्रेट वाले में। फिर बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि भाई सर्कल की लेंथ 2πr होती है इसलिए सर्कल वाले में पाई आएगा, लेकिन है उल्टा। स्ट्रेट कंडक्टर वाले में पाई है बेटे, क्योंकि यहाँ स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ एम्पीरियन लूप सर्कल बनता है जिसकी लेंथ की वजह से यहाँ पर 2πr आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर जब हम सर्कुलर लूप के सेंटर की बात करेंगे तो फार्मूला है म्यू नॉट आई बाई 2r मैग्नेटिक फील्ड का, और जब आप स्ट्रेट कंडक्टर से r डिस्टेंस पर बात करेंगे तो फार्मूला है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है जी, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला। सीजीएस यूनिट क्या है, गॉस। सीजीएस यूनिट क्या है, गॉस। टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4 गॉस। आगे बेटे एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या आ गया, एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब हमारे पास कोई एक कंडक्टर हमें दे रखा होगा, उस कंडक्टर की वजह से हम एक एम्पीरियन लूप मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम स्ट्रेट कंडक्टर की बात करते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ एम्पीरियन लूप सर्कल बन गया। सर्कल पर एक लेंथ एलिमेंट लेते हैं हम dl, तो dl की डायरेक्शन किधर हुई बेटे, इधर हुई ना, और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर ही होती है। तो यहाँ पर b डॉट dl जब हम सोल्व करते हैं, b डॉट dl का इंटीग्रेशन किसके लिए सोल्व करते हैं बेटे, एम्पीरियन लूप के लिए ओवर ए क्लोज लूप। तो ये फार्मूला क्या आ जाता है, म्यू नॉट आई के बराबर। क्या आ जाता है बेटे, म्यू नॉट आई। तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है, इसका प्रूफ भी आ सकता है। जब हम इसके प्रूफ की बात करेंगे तब हम ये स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे, उसके चारों तरफ एम्पीरियन लूप ले लेंगे, b डॉट dl को सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कितनी होती है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr, वो पुट करेंगे तो ये फार्मूला हमें मिल जाएगा। क्लियर हुआ? इसकी डेरिवेशन अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये आप बच्चों ने खुद से डिराइव करना है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। ठीक है जी, ओके। तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ हो गया बेटे। फिर इसकी स्ट्रेट कंडक्टर वाली एप्लीकेशन आ जाती है, उसमें ये फार्मूला हमारे पास आ ही गया। क्लियर है जी? हाँ जी। अब ये फार्मूला किसका है, सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड क्या होता है बेटे, एक ऐसा कॉइल जिसका लेंथ जो है उसके रेडियस के कंपैरिजन में ज़्यादा हो, लेंथ उसके रेडियस के कंपैरिजन में लार्ज हो।
यानी एक हेलिकल शेप वायर मान लो आप, हेलिकल शेप कॉइल जिसका जो लेंथ है L दैट इज मच ग्रेटर देन इट्स रेडियस, ये इसका रेडियस है। एनी डाउट एनीबॉडी? और जब आप इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ, ये भी एम्पियर सर्कुटल लॉ का एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो व्हाट इज द फार्मूला? म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज द फार्मूला? म्यू नॉट एन आई। क्योंकि हम इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड ले रहे हैं तो इसमें सब जगह पर एक ही वैल्यू आती है बेटे, म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर हम कोई लॉन्ग सोलेनोइड लें और उसके एंड की बात करें, किनारे की बात करें, तो किनारे के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसका आधा हो जाता है बेटे, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये हमारे बोर्ड सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब आप, अगर आप 12th के बाद में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, चाहे वो IIT है, नीट का है, इसरो का है, CRA का है, NDA का है, कुछ भी है, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई सोलेनोइड के किनारे के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो कितना होता है बेटे? आधा होता है। लेकिन अगर हम इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड ले लेते हैं तो इनफाइनाइट लेंथ का मतलब तो हम ये मानेंगे ना कि नेवर एंडिंग लेंथ। अगर लेंथ कभी एंड ही नहीं होगी तो हर एक पॉइंट उसका मिडिल पॉइंट ही होगा, तो फिर हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट एन आई होगा। क्लियर हुआ? ठीक है जी। लेकिन हमें अभी क्या कंसीडर करके चलना है? बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 12th बोर्ड एग्जाम, सो वी हैव टू कंसीडर ओनली B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट? 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर के वेबर एम्पियर पर मीटर। इसकी यूनिट चेक करो एक बार, तो वेबर पर एम्पियर पर मीटर इसका ऐसा यूनिट है, और अगर हम टेस्ला में लिखना चाहें तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर हुआ बेटे? वेबर किसका ऐसा यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। वेबर किसका है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। एन क्या है बेटे? व्हाट इज स्मॉल एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जो आपने सोलिनोइड ले रखा है, सोलिनोइड का मान लीजिए आपने लेंथ लिया L, कितना लेंथ लिया, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ली N, तो N को L से डिवाइड करते हैं तब आता है स्मॉल n। ये बेटे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर हुआ? कई बार टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें अलग से बिहेव करना है। फाइन, ठीक है। आगे पैरेलल करंट की बात कर दी इन्होंने। पैरेलल करंट अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर। हमने एक फार्मूला उसमें डिराइव किया था, 2 स्ट्रेट पैरेलल वायर ली थी, है ना, तो उसकी वजह से। ठीक है जी, ओके। अब आगे यहाँ पर इन्होंने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की थोड़ी सी बात करी है। मान लीजिए जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल हो तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। और मैग्नेटिक डाइपोल कब होगा? देखो बेटे, अगर करंट कैरिंग वायर है, चाहे स्ट्रेट हो चाहे लूप हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो 2 पोल होने चाहिए उसके, नॉर्थ और साउथ। और अगर 2 पोल होंगे तो डाइपोल मूवमेंट भी होगा। तो एक सर्कुलर करंट लूप की वजह से जो डाइपोल मूवमेंट है वो कितना होगा बेटे? करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। साथ ही में मल्टीप्लाई है किसके साथ? नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। अगर हम सिंगल एक टर्न का कॉइल लें, एक टर्न का कॉइल लें तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है करंट इनटू एरिया IA, और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो तो नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो फार्मूला क्या आ जाएगा? NIA। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला है बेटे। और इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा? करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर। आगे हमने बात करी कि अगर हमें इस डाइपोल को, क्योंकि अभी डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो अगर डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगता है PE sin थीटा, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगता है बेटे MB sin थीटा। M है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, B है मैग्नेटिक फील्ड, थीटा है दोनों के बीच का एंगल। कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब हमने जो फार्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए किया वो सारे फार्मूले यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल के लिए लगेंगे। जैसे आपने टॉर्क का फार्मूला किया वो तो यहाँ आई गया हमारे पास। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए टॉर्क का क्या फार्मूला था बेटे? टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। अगर वेक्टर में हम लिखें तो इट इज इक्वल टू P क्रॉस प्रोडक्ट विद E। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेटे MB sin थीटा, n कैप यानी इसके परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं हम, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो M क्रॉस प्रोडक्ट विद B। आपने यहाँ पर टॉर्क डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी किया था ना। पोटेंशियल एनर्जी यानी अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक एंगल से दूसरे एंगल तक रोटेट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था बेटे? PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। से यस और नो? सिमिलरली यहाँ भी क्या फार्मूला आ जाएगा बेटे? MB
cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, कोई दिक्कत? फिर आपने यहाँ पर ये भी किया था, अगर थीटा 1 90 डिग्री ले लें और थीटा 2 को थीटा ले लें तो ये फार्मूला आ जाता है बेटे माइनस का पी ई कोस थीटा, यानी आप इसे लिख देते हैं माइनस का पी डॉट प्रोडक्ट विद ई। सिमिलरली यहाँ आप लिख देंगे बेटे माइनस का एम पी कोस थीटा और डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे माइनस एम डॉट। यानी ये एनालॉजी है इलेक्ट्रिक डाइपोल में और मैग्नेटिक डाइपोल में। एनालॉजी का मतलब सेम रोल प्ले करना। क्लियर हुआ बेटे बात? कोई दिक्कत है तो बोलिए। श्योर? ठीक है, ये फार्मूले लिखे होंगे आपने पहले? ठीक है जी। अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की इन्होंने बात कर ली। क्यों करी गैल्वेनोमीटर की बात? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में भी करंट कैरिंग कॉइल है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट कैरिंग कॉइल है और उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर भी टॉर्क लगता है। उस पर टॉर्क कितना लगता है बेटे? उस पर टॉर्क लगता है NIAB साइन थीटा। NIAB साइन थीटा इन्होंने गायब क्यों कर दिया? क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड था, याद करो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है, तो NIAB। और व्हाट इज दिस K फाई? आपने देखा था कि जो हमारे पास जो कॉइल थी, कॉइल के पास एक स्प्रिंग हमने लगा रखा है, उसके सेंटर में क्या लगा रखा है बेटे? एक स्प्रिंग लगा रखा है। जब ये पॉइंटर रोटेट करता है स्केल के ऊपर तो स्प्रिंग के अंदर क्या आता है बेटे? रोटेशन आता है। स्प्रिंग में जब रोटेशन आएगा तो उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? तो ये K फाई क्या है बेटे? रीस्टोरिंग टॉर्क है। यानी यहाँ पर हमने जो फार्मूला लिख रखा है वो लिख रखा है रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क। एक्सटर्नल टॉर्क तो इस फील्ड में लगा, रीस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग में आ गया। क्लियर हुआ? एक्सटर्नल टॉर्क का फार्मूला आ गया NIAB, रीस्टोरिंग टॉर्क का फार्मूला आ गया K फाई। व्हाट इज K? K है बेटे रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। 1 डिग्री रोटेशन आने से कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है? जो टॉर्क इसको रीस्टोर करेगा, रीस्टोर करने का मतलब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आएगा। यहाँ कुछ रीडिंग दिखा रहा है 0 पर लेकर आएगा इसको, वो रीस्टोरिंग टॉर्क है। अगर 1 डिग्री एंगल रोटेट करवाने पर टॉर्क आए K, तो फिर 5 डिग्री रोटेट करवाने पर कितना है टॉर्क आएगा? K फाई को NIAB के बराबर रख दिया। एनी डाउट एनीबॉडी? ठीक है जी। तो बस ये हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया। अब आप इसमें एक फार्मूला ये भी यहाँ से चेक कर लें। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमारे पास करंट सेंसिटिविटी भी था और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी था, है ना? ये हमारे पास आ गया फार्मूला K फाई इज इक्वल टू NIAB। तो फाई डिवाइडेड बाई आई। फाई को जब हम आई से डिवाइड करते हैं तो करंट सेंसिटिविटी है, और फाई को जब हम V से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आ जाता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाता है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अभी इसको देखिए 2 मिनट। हाँ जी बेटे, अभी इसमें ना कुछ चीज़ें और पेंडिंग मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा और डिस्कस करना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, एक और क्लास इस पर और ले लेंगे फार्मूला पे। उसमें क्या डिस्कस कर लेंगे? एक तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा और दोबारा बता देंगे, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्टमीटर कैसे बनाए जाते हैं, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक क्लास हम और डिस्कस करेंगे। तो अब तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर से पहले के हमारे सारे फार्मूले जो हैं वी हैव कंप्लीटेड। क्लियर हुआ बेटे? फार्मूले आप बच्चों को याद होने चाहिए, फार्मूला फाइल कंप्लीट होनी चाहिए। क्लियर?